कि पिछले क्लास में कॉन्टिनेंटल सिस्टम के बारे में बताए थे तुम लोग को। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था? एक मैकेनिज्म है जो नेपोलियन ने क्रिएट किया था ताकि ग्रेट ब्रिटेन को वो डिस्ट्रॉय कर सके। नेपोलियनिक इकोनॉमिक वेपन था एक तरह से ब्रिटेन को क्रश करने के लिए, और ये डेवलप्ड हुआ था। ये एक समय के साथ हुआ था डेवलप्ड, और 1806 में बर्लिन डिग्री में दिखा था। तुम लोगों को पता है ये चीज़। सिस्टम डिड नॉट इन्वॉल्व इकोनॉमिक ब्लॉकेट। पहले इकोनॉमिक ब्लॉकेट नहीं था, ठीक है, बाद में जाके इस्टेब्लिश क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात है कि जो हॉस्टिलिटी जो था तुम्हारा ब्रिटेन और फ्रांस का, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और उसके बारे में बहुत बता दिया था मैंने तुम लोगों को पहले ही कि एक लार्ज नंबर ऑफ वॉर्स और बैटल्स हुए हैं 18th सेंचुरी में। जैसे ऑस्ट्रियन सक्सेशन, जानते हो ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा साम्राज्य था यूरोप में, तो वहाँ पे भी हुआ था। 7 ईयर वार भी हुआ था कनाडा में। फिर उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सभी चीज़ दिखाते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस का कोई हिस्ट्री में कोई अच्छा रिलेशन नहीं था, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहता था। उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी हॉस्टिलिटी बढ़ा ही है, ठीक है, क्योंकि एंटी फ्रांस यूरोपियन कॉलिशन बना है, जान ही रहे हो तुम लोग, और उसमें हर समय तुम्हारा ब्रिटेन पार्ट था उसका। नेपोलियन इंजॉय मिलिट्री सुप्रीमेसी इन यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप। ही डिफीटेड ब्रिटिश फोर्स रिपीटेडली, बार बार उसको हराया है। 1802 में बात करो तो ब्रिटिश फोर्सेस वर डिफीटेड बाय नेपोलियन। 1802 में भी हराया था। ब्रिटेन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है जी, आप ही हो जो हो, आप सुप्रीम लीडर हो यूरोप का। जब थर्ड यूरोपियन कॉलिशन बना था फ्रांस के अगेंस्ट 1805 में, तो ब्रिटेन उसमें भी पार्ट था, और उस समय वो जो पीस ट्रीटी साइन हुआ था 1802 में, उसको वॉयलेट करते हुए फिर से ये पार्टिसिपेट किया था ब्रिटेन। नेपोलियन जानता था ये चीज़, ठीक है, जानता था कि ये एंटी फ्रांस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा ही होगा जब तक हम इसका मेन लैंड को क्रश ना कर दे। तो 1805 में उस इंटेंट से मोबिलाइज़ किया अपने इंटायर फ्रेंच नेवी को ब्रिटेन में, मगर इसमें फ्रांस डिफीटेड हो गया और ब्रिटिश नेवी जीत गया बाय एडमिरल विल्सन के नेतृत्व में। जैसे ही फ्रांस का डिफीट हुआ, जो ड्रीम था नेपोलियन का कि हम पूरा ब्रिटेन को भी जीत जाएंगे, वो वहीं सेटल हो गया, और उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये फिर कॉन्टिनेंटल सिस्टम को और दुरुस्त करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। नेपोलियन बिलीव करता था कि रियल सोर्स ब्रिटिश का क्या है, तुम्हारा ट्रेड और कॉमर्स है, उसी को ख़त्म करेंगे तब अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नवंबर 1806 में नेपोलियन ने ऑर्डर इशू किया, इसी को बोलते हैं बर्लिन डिग्री, और जितने भी एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स था कंट्री में, उसको रोक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो नेपोलियन ने जो CS किया था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम किया था, रियलिटी में तो नेपोलियन को ही बर्बाद कर दिया, जिस इंटेंट से सोचे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये मानते हैं कि शुरू में इमेंस प्रेशर में आया है ब्रिटेन, 33% तुम्हारा उसका डिक्लाइन कर गया ट्रेड, मगर जानते हो कि उसके पास कॉलोनियल ऑप्शन था, कॉलोनी वगैरह, क्योंकि लार्ज एक्सपांसन है उसके पास, तो दूसरी जगह मार्केट के तौर पे यूज़ कर सकता है। नेपोलियन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ब्लॉकेट इम्पोज्ड ऑन ब्रिटिश गुड्स, ये कहीं ना कहीं रास्ता बनाएगा फ्रेंच इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फ्रेंच इंडस्ट्री मैच ही नहीं कर पाया, वो तो रिक्वायर्ड स्पीड्स पे काम ही नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं जो गैप बड़ा हो गया ब्रिटिश गुड्स का और फ्रेंच इंडस्ट्रीज गुड्स का, ये दोनों में गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो बगावत शुरू कंट्री में ही, यूरोप में पूरी तरीके से बगावत शुरू हो गया। नेपोलियन ने कोशिश किया कि पीपल को दबाया जाए, और ये अप्रोच कहीं ना कहीं नेपोलियन को सबसे गंदा साइड में हिस्ट्री का दिखाता है कि नेपोलियन ने क्रश करने का प्रयास किया, और वहीं से नेपोलियन का छवि खराब। तो क्या हुआ कि लॉस्ट मास सपोर्ट। जब आप लोकतंत्र तो नहीं कहूँगा, जब आप तंत्र में रहते हो, कोई भी तंत्र में रहते हो, लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए। लोग बगावत करना शुरू कर दिया, ख़त्म हो ही जाएगा। और यही चीज़ तुमको बैटल ऑफ लेवरेज और वाटरलू में दिखा, जहाँ पे नेपोलियन एम्पायर पूरी तरीके से क्रस्ट हो गया। होप से समझ में आ गया होगा ये, तो इतना तक तो यहाँ से हम नया करेंगे। देखो, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, हाँ, इसका नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, तो इसको थोड़ा सा माइंड मैप की तरह समझते हैं, उसके बाद फिर से डिटेल्स में बताएंगे। देखो, हाँ देखो इसमें क्या नहीं, अच्छा डिटेल्स में ही बताया, चलो ठीक है। देखो, वायलेंट रेवोल्यूशन, अनडाउटली ट्रांसफॉर्मेटिव रेवोल्यूशन क्यों ना हो, क्योंकि एवरीथिंग चेंज है। एक रेवोल्यूशन अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव होता है जी, हर एक चीज़। मास रेवोल्यूशन था, लोग का एकदम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था लोगों ने। इंपॉर्टेंट रोल मिडिल क्लास ने, बुर्जुआजी क्लास ने किए थे, और ये अनप्लान्ड रेवोल्यूशन था, उतना प्लानिंग नहीं था। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 का था, वो रिस्पॉन्स रिएक्शन है जो भी सर्कमस्टांसेस जो फ्रांस में उस समय था,
करेक्ट, जानते हो बहुत सारा तुम सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक्स बहुत सारा तुम फैक्टर्स कंडीशन दिखा सकते हो। ये रेवोल्यूशन आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं था कोमल, ये क्या था, ट्रांस अटलांटिक सीरीज। क्या है मतलब, क्यों, क्योंकि अमेरिका से लौटना शुरू हो गया तो ट्रांस अटलांटिक हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि अटलांटिक को स्पर्श करते हुए दूसरी जगह से कोई आना। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो फ्रांस के लिए नहीं था, फ्रांस में जो भी बिगुल बजाएंगे रेवोल्यूशन का वो अमेरिका से भी रिलेटेड था। तो ट्रांस अटलांटिक पे पूछेगा ऐसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज आल्सो वाज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांस अटलांटिक स्ट्रगल, तुरंत अमेरिका से खींच देना उसको। अटलांटिक है कि नहीं ऐसे का, अमेरिका से उठ के आएगा फ्रांस में, जो सोल्जर जो एक्सपीरियंस लिए थे तो वहाँ से कनेक्ट करना होगा उसको। देखो आंसर तुमको सब आता है, मैं रिपीट करता हूँ, आंसर तुमको सब आता है, वही लिखना होता है वहाँ पे। मगर क्वेश्चन को ठीक से इंटरप्रेट करना सीखना पड़ता है। ठीक से इंटरप्रेट करोगे तो सही जगह पे हथौड़ा मारोगे, अदरवाइज कुछ से कुछ लिख दोगे, सोशियो इकोनॉमी लिख दोगे, नंबर कट जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आंसर जो कि सेम वही रहता है, आंसर मोर और लेस वही आता है, समझे ना, क्योंकि उतना पढ़ लियो तो वही पूछेगा वही पूछेगा, मगर तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है पूछने का, है ना। कोई बोलेगा कि क्या रोल है फ्रेंच का, तो तुम बोल दोगे कि अमेरिका का सोल्जर से इधर गया यानी वो हुआ कर दिया। अब भाई वही ट्रांस अटलांटिक बोलेगा तो थोड़ा ठहर जाओगे कि क्या है क्या ये चीज़, आर यू गेटिंग मी। तो ये चीज़ करना होगा तुम लोग को। रेवोल्यूशन अनप्लान्ड इन नेचर था, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि देखो ये हुआ क्या कि इट कमेंस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग विद द सजेशन फॉर टैक्सेशन रिफॉर्म्स एंड रिफ्यूजल ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ किंग। कैसे हुआ, अनप्लान्ड हुआ, पता तो नहीं था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा। पहले वहाँ गया कि टैक्सेशन सिस्टम करिए, तो फिर वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी था, फ्यूडल लॉर्ड सब था, वो मना कर दिया ऊपर वाला जो तबका था। अब बोला कि आप कन्वीन कर लीजिए, आप बुला लीजिए नेशनल कन्वेंशन को, और वहाँ पे तो उसको रियलाइज हुआ कि ब्लंडर कर दिया हम तो। और फिर जब उसको रोकने का प्रयास किया तब तो रुका क्या था, तो इलेक्शन हो चुका था, तो और पीपल मोबिलाइज हुए, यानी कि अनप्लान्ड हुआ ना ये सभी चीज़। ये तो एक पहले से प्री प्लान नहीं था, ये एक सिचुएशन बनते गया। तो वही बोला है कि रेवोल्यूशन अनप्लान्ड था, क्यों, क्योंकि ये हुआ है सीरीज ऑफ इवेंट हुआ जिसमें तुम्हारा टैक्सेशन रिफॉर्म्स का शुरू में बात था, फिर एरिस्टोक्रेसी का रिफ्यूजल था, उसके बाद किंग का फिर ऑर्डर्स था। ये सभी चीज़ पसंद नहीं आया मास को। रेवोल्यूशन वायलेंट इन नेचर था, क्यों ना हो, कितने लोग मरे फ्रांस के, यूरोप के भी मरे, ये रेवोल्यूशन में रेन ऑफ टेरर हो गए, वहाँ पे लोग तो हाई हो गए। बेस्टाइल के जब फॉल ऑफ बेस्टाइल उसमें भी लोग मरे थे। किस तरह पेरिस में मास मोबिलाइजेशन हुआ था, मॉब मोबिलाइजेशन हुआ था। देखो रेन ऑफ टेरर में खुद बोला कि 40,000 से ज़्यादा फ्रेंच गिलोटिन किए गए थे फ्रेंच में, हाँ एग्जीक्यूटेड किए गए थे। रेवोल्यूशन क्या, नंबर ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई बोल रहा है कि हमको रेडिकल में बिलीव करना है, रेन ऑफ टेरर वाला जो रोबेस्पियर वाला। कोई बोल रहा है कि नहीं हमको मॉडरेट से रहना है, जो मॉडरेट से उसको मार दे रहा है सब लोग पकड़ के। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो है। कहीं बोल रहा है कि नहीं मोनार्की लौटना चाहिए, क्योंकि अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है मोनार्क को लेके। तो पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। अरे गेटिंग मी, सभी चीज़ को जस्टिफाई करना होगा, एक एक चीज़ को, समझे ना। यूपीएससी में तुमको ऑप्शनल में आएगा भारी भारी भरकम सब कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब बताओ फंस जाओगे वहाँ पे। मत तुमको सब आता है कि रेन ऑफ टेरर मॉडरेट्स को दबाया गया था, तो वहाँ से तुमको जब कम आता है तो वहाँ से कैसे रिसोर्सेज को खींच के बड़ा करोगे, वो है कैपेबिलिटी कि 2 लाइन पता है, 2 लाइन को कैसे हम 200 लाइन में कन्वर्ट करें, और उसमें इमेजिनरी पावर। सिविल सर्विस में इमेजिनरी पावर गजब काम करता है मेंस में, लिंक करना फटाफट 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 उस दायरे पे रहते हुए। वेरी नाइस। देखो अब पहले ये समझना होगा तुम लोग को कि ये आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। तो देख लो, इसका आंसर दिया है, बहुत बढ़िया से दिया है, तो इसको अलग चलते। इनिशियल फेज में देखो रेवोल्यूशन बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करेंगे, फ्रेंच मैन ने बोला कि नहीं हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे, बाद में फिर रिपब्लिक भी गया ये। तो जब मोनार्की को गिलोटिन कर दिया गया तब मोनार्क को। तो देखो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस फर्स्ट वन, शुरू में क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल वाला बात होगा, और हाँ फ्रेंच मैन बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा। चलो हेड तो हम मोनार्क को ही मानेंगे, बाकी सब लोग चिन्ह जाएंगे, जैसे अभी यूके में है। यस, नंबर 1 फेलियर ऑफ किंग इन स्टैंडिंग बाय फ्रेंच मैन ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ फ्रांस बाय फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन टर्न पीपल अगेंस्ट मोनार्क। अब जब फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन हुआ था, नेपोलियन से बहुत पहले की बात है, अलग अलग हो ही रहा था, तो उस समय बॉर्बन डायनेस्टी का जो लुईस 16 वो बचा नहीं पाया था। उसी समय तुम्हारा जो बोलते हैं कन्फ्लिक्ट लोगों के दिल में वो आ गया था, कैसा मोनार्क है, वो कर ही नहीं पाया, पहला कोलिशन को बचा ही नहीं पाया। तो देखो वही बोला किंग का जो फेलियर था
कि फ्रेंच मैन को बचा नहीं पाया। क्यों? जब इन्वेजन हुआ था फ्रांस में फर्स्ट यूरोपियन कॉलिशन का, इससे पीपल को गुस्सा है कि मोनार्क क्या चीज़ का, रिपब्लिकन होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, कोई भी जाए चुन के जाए। तो नेपोलियन भी चुन के गया था, लोगों के शिक्षा से गया था वो। एक्सट्रीम वायलेंस कमिटेड इन फ्रांस ड्यूरिंग रिपब्लिकन सिस्टम। अब देखो गजब बात, रिपब्लिकन सिस्टम में तुम्हारा जो आया उस समय भी डायरेक्टरी सिस्टम के टाइम में भी बैक वायलेंस तो हुआ था बहुत ज़्यादा, तब ना नेपोलियन ने ओवर कर लिया डायरेक्टरी सिस्टम का, ठीक है। तो अडॉप्ट कॉलेजिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो एक्सट्रीम जो वायलेंस हुए थे ड्यूरिंग रिपब्लिकन सिस्टम कंपेल फ्रेंच। अब रिपब्लिकन सिस्टम मतलब कहने का यहाँ पे कि रिपब्लिक मतलब रोबस्पियर का रेन ऑफ टेरर के टाइम में जब ये हुआ तो फिर फ्रांस को जाना पड़ा किसकी तरफ? कॉन्सुलेट सिस्टम की तरफ, डायरेक्टरी सिस्टम की तरफ। अब फिर देखो डायरेक्टरी सिस्टम में क्या होता है। ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज फ्रेंच मिडलमैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। स्टार्टिंग में कहोगे तो 1789 के उसमें क्या देखा गया? अब ये हो गया वो सी समझ गए ना, उसमें और भी है, 1000 चीज़ लिख सकता है, वो खत्म हो गया कि कैसे डिफरेंस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। तुम बाद में कह सकते हो कि आइडियोलॉजिकल ये भी है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये भी है कि कहाँ नेपोलियन आया लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी को बोल के और दिया क्या उसने, ये भी तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना। तो इस पे तुम एक कसीदा एक किताब लिख सकते हो, समझे ना। कोई कहीं किताब में नहीं लिखा गया है, सब चीज़ अपने ही माइंड से अलग अलग चीज़। अब जरूरी नहीं कि ये 3 ही पॉइंट होगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, समझे। तो अब दूसरा चीज़ देखो ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज। अब दूसरा चीज़ है कि इनिशियल फेज में क्या होगा, फ्रेंच वही बुर्जुआजीज क्लास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रेवोल्यूशन को आगे ले जाने में। एजुकेटेड अवेकन फ्रेंच मिडलमैन वाज द फर्स्ट टू रेज द बैनर ऑफ रेवोल्यूशन बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ऑफन टर्म्ड एज बुर्जुआजीज फिनोमेना। जो एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास थे, उन्होंने तो झंडा लेके गया ना रेवोल्यूशन का, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ उतना रिसोर्सेस है कि वो रेवोल्यूशन करे, रेवोल्यूशन के लिए भी चाहिए। आज क्यों सिख का तुम्हारा स्ट्राइक सफल हुआ? क्योंकि उन लोगों के पास रिसोर्सेस है, उन लोगों के पास पावर है, उन लोगों के पास अपना मीडिया चलाने का वो है, तौर तरीका है, संगठन है, मास मोबिलाइजेशन है। और गेटिंग मी जब तक ये नहीं रहेगा उसके लिए बुर्जुआजीज क्लास का होना उतना ही जरूरी है, उसके लिए एजुकेटेड क्लास का होना उतना ही जरूरी है। होप सो समझ गए। दो ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज रोल ऑफ मिडिल क्लास was important in French Revolution, but it must be emphasized that very soon the role of participation of common mass, जैसे example peasants, workers, unemployed section increase enormously as a result of it got mass character। मानते हैं कि शुरू में जो बिगुल बजाया वो तुम्हारा मिडिल क्लास था, उसमें एजुकेटेड थे, बुर्जुआजीज क्लास थे। जैसे ही ये आगे बढ़ा तो सब जो नीचे का तबका था वो सब और आके शामिल हो गया और ये इसको मास सपोर्ट मिलेगा इस रेवोल्यूशन को। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज कंपोजिट एंड कम्प्रिहेंसिव फिनोमेना। देखो क्यों ऐसा बोल रहा है, कितना बढ़िया शब्द बोला, ये कंपोजिट है और कम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़ा फिनोमेना, इसमें बहुत सारी चीज़ है। क्यों ना हो? क्योंकि इसने पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दिया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, सोशल को, इकोनॉमिक को और रिलीजियस लाइफ को। रिलीजियस लाइफ क्यों? क्योंकि नेपोलियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हो तुम, रेन ऑफ टेरर में बोल सकते हो कि पूरा बर्बादे कर दिया, तोड़े ताड़ दिया उसको, कैथोलिक को, है ना। दिस रेवोल्यूशन वाज प्रोग्रेसिव भी था। ये सब कैरेक्टर पढ़ रहे हैं कि रेवोल्यूशन का कैसे तुम आकलन करोगे कि रेवोल्यूशन क्या है नेचर उसका। प्रोग्रेसिव था जी, क्यों ना हो? क्योंकि इतने बड़े विजन था कि बेटर और ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे, लिबर्टी होगा, इक्वलिटी होगा, रिपब्लिकनिज्म होगा, क्या नहीं सोचा गया था। एक रात को फ्रांस सोया, सुबह उठा, बहुत अच्छा है, कुछ दिन बाद देखा फिर पीछे चला गया। हाँ, तो जद्दोजहद कितना लंबा चला, कितना बढ़िया बोला कि रात को सोए थे, सुबह आया है तो नया फ्रांस हो गया, और कुछ दिन बाद फिर तो फ्रांस कैसा हो गया, तो खाली तबाही 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 तबाही। तो कितना दुख झेले हैं फ्रांस में, सोचो ना। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है, तुमको पता है ये बात। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, अब तुम बोलोगे सर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ब्राज़ील का क्यों नहीं बताएं, अर्जेंटीना का क्यों नहीं बताएं, कोई पूछ सकता है हमसे। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है, अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन है। ये हर मतलब वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। कहाँ ऑस्ट्रेलिया का तुम पढ़े, कहाँ कनाडा का तुमने पढ़ा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया तो डंपिंग है ना, क्या है? हाँ, तो वो तो तुमको उसके लिए तुमको रोमन एम्पायर पीछे वाला हिस्ट्री उससे रिलेटेड है, जो कैथोलिक जो टूटा था। हम बिल्कुल उसी समय ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा हिस्सा था ऊपर। समझे, ये बात हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एंटी एरिस्टोक्रेसी, नो डाउट अबाउट इट। एंटी फ्यूडलिज्म था, एंटी मर्केंटलिज्म था, है ना, क्योंकि गिल्ड सिस्टम था। गिल्ड सिस्टम जानते हो, पावर बना कर रखा था कैपिटलिस्ट क्लास को, ठीक है। इट अटैक द पिलर्स ऑफ द एंशिएंट रिजिम एंड डिस्ट्रॉय देम, जो पुराना जो बॉर्बन डायनेस्टी जकड़ के बैठा हुआ था सिस्टम,
ख़त्म करने का बाद था। इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज पैन यूरोपियन कैरेक्टर। यदि जहाँ तक हम इसका इन्फ्लुएंस का बात करें, इसका इफेक्ट का बात करें, तो ये तो केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, ये तो पूरा यूरोप को प्रभावित किया है। चाहे नेपोलियन आने से पहले या कोलिशन बनने के बाद, जो भी जितने भी चीज़ है तुरंत इम्पैक्ट किया है। बाकी जर्मनी को किया, इटली को किया, है कि नहीं है। तो आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन इन फ्रांस, नॉट अ सिंगल इंपॉर्टेंट इवेंट टू प्लेस इन यूरोप दैट वाज नॉट एसोसिएटेड। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड ना हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद सभी यूरोप में घटना घटे हैं वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही रिलेटेड थे। तो इतना तुम यूरोप का पढ़ रही हो। इनफैक्ट दैट इज वाई आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है कि द हिस्ट्री ऑफ यूरोप मर्ज विद द हिस्ट्री ऑफ वन नेशन, वन इवेंट, वन मैन। वाह, देखो कितना बढ़िया बात कहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आउटब्रेक हुआ, इसकी वजह से यूरोप का हिस्ट्री एक नेशन में सीमित हो गया, एक इवेंट में सीमित हो गया और एक आदमी पे केंद्रित हो गया। वाह, कौन है वो आदमी? नेपोलियन। बताओ, नेपोलियन कितना बड़ा आदमी था। भले ही डिक्टेटर था, कितना बड़ा था, उसका नाम कितना बड़ा है, देख रहे हो। इतना बड़ा तो नाम तो हिटलर का भी नहीं है जितना नेपोलियन का है। और नेपोलियन घर घर फेमस है। और नेपोलियन का हाइट कितना था? बहुत छोटा आदमी था। बोनापार्ट, तो बोनापार्ट वर्ड वहीं से लिया गया, तो वो पता है, बताए थे कभी? तो यानी कि घर घर है उसका सूचना। मतलब इरादा तुम्हारा हो कुछ करने का। अब देखो वो डिक्टेटर बन गया, डेट्स डिफरेंट। हम किसी को श्रेय नहीं दे रहे यहाँ पे। ठीक है, नशा, पावर का नशा, पावर का नशा। तो पावर का जो नशा होता है ना, तुमको कहीं तक ले जा सकता है खींच के। इसलिए आदमी को नशा मतलब होता है, बहुत सारा चीज़ का नशा हो सकता है, पैसा का नशा हो सकता है। इसलिए अपने आप को बचा कर रखना पड़ता है ये सब चीज़ से। ये नशा एक बार लग गया ना कि तुमको फिर जीने नहीं देगा ये सब चीज़। इसलिए वो सब चीज़ से थोड़ा डिसोसिएट होकर रखना जरूरी है अपने आप को, नहीं तो तुम घुस जाओगे उसके अंदर। मैंने तो बहुत कोशिश किया है, अभी भी कोशिश कर ही रहा हूँ। नशा लगने नहीं देता हूँ, लोभ आने नहीं देता हूँ अपने अंदर, कभी ना लोभ आने, क्योंकि पता है कि एक बार लोभ वाला आ जाएगा ना कीड़ा, वो बहुत काट लेगा फिर, समझे ना। और फिर उसके बाद जो ज़िंदगी जीने का, जो सेटिस्फेक्शन वाला जीने का जो तरीका है ना, हंसने का, बोलने का, कि बिना पैसा कभी पूरा हंस रहे, नाच रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी चीज़ पे, समझे ना। तो वो वहाँ पे गड़बड़ा जाएगा माइंड का फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद आदमी खाली उसी के लिए, वो वही इक्वल टू हैप्पीनेस, कमाना ही हैप्पीनेस, कोई रिलेशन सब पीछे, खाली मनी माइंडेड माइंड। तो ये सब चीज़ से बचना है। तो इस चीज़ से तभी बच पाओगे जब सभी चीज़ को बैलेंस कर पाओगे। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है अनडाउटली। देखो, पेट में दाने नहीं है तो काय खुश? हाँ, चाहिए, बस सर्वाइवल तक ही ठीक है। या कभी कभी पेट चेक कराने के लिए। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल because it overthrew the institution of ancient regime and created a new France based on the ideas of enlightenment। कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग को, इतना सक्सेसफुल रहा। क्यों ना हो सक्सेसफुल, इसने पूरा एंशिएंट जो तौर तरीका था जीने का, डायनेस्टी का, पूरा उखाड़ कर फेंक दिया। एक नया फ्रांस बना जो कि पूरी तरीके से आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट पे बेस्ड था। वो लिबर्टी, इक्वलिटी, गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, क्या पूरा एज ऑफ इनलाइटमेंट है। एज ऑफ इनलाइटमेंट और ऊपर का चीज़ है, रिनांसेंस का भी, डिस्ट्रोएशन का भी। कितना कवर करवाए हैं इस चीज़ का, सब भूल गए हो, जाकर पढ़ते रहना। एट द सेम टाइम इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड दैट द रेवोल्यूशन अचीव्ड फार लेस देन व्हाट इट इंटेंड टू इफेक्ट। बताओ, ये बात भी तुमको मानना ही पड़ेगा। जितना हमने सोचा था उतना हमने कहाँ पाया। यदि हम इतना पाते तो बहुत जल्दी हमको मिल जाता। हमने जो सोचा था कि ये होगा वो होगा, किसी ने कोई सोचा था कि 1789 में रेवोल्यूशन होगा, आज जाकर रेन ऑफ टेरर भी स्टार्ट हो जाएगा, लोग इतने मर जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। यानी कि जितना हम सोचे थे उतना नहीं हो पाया हमारा। तो रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म बट अंडर नेपोलियन रॉयल एब्सोल्यूटिज्म वाज रीस्टैब्लिश्ड। हम तो पूरी तरीके से रॉयल एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट थे, और फिर नेपोलियन ने वही चीज़ ला दिया। तो नेपोलियन डिस्पोटिक था नेचर। 1804 में ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ फ्रांस, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। नेपोलियन कोड बनते हम किंग हैं, यही चीज़ को हटाने के लिए इतना जद्दोजहद किया गया, फिर आप वही बन गए।
The revolution was against economic hardship, no doubt about it. Economic sufferings of Frenchmen had pushed them on the path of revolution. ये जानते हो तुम लोग, ये जो इकोनॉमिक जो सफरिंग्स हो रहा था, यही ना कहीं फ्रेंच को धकेला है कि जाओ बाबू रेवोल्यूशन का बिगुल बजाओ. But the outbreak of revolution pushed France into much deeper economic crisis. जो रेवोल्यूशन हुआ ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेल दिया. और क्यों? अरे भाई रिसोर्सेज चल जाएगा झगड़ा करने में. एक पैसा एक जगह पैसा छीन के दूसरा जगह चला जाएगा, स्नैच होकर चला जाएगा. तो और ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया. वाट एवर लिटिल बिजनेस पीपल के पास था वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया एनार्की और वायलेंस की वजह से. करे तो करे क्या, जाए तो जाए पूरा बर्बाद. उसके बाद तुम्हारा करेंसी का वैल्यू घट गया पूरी तरीके से. तुम्हारा करेंसी वैल्यू घट गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, पता सब पूरी तरीके से मार्केटिंग क्रैश कर गया. The fraternity was one of the important principles of French Revolution, but the revolution pushed France into the phase of extreme violence, lacks of lives were lost. Fraternity एक नया अंग था, ब्रदरहुड. ब्रदरहुड का मतलब क्या है? सब भाईचारा से रहना, सबके बारे में अच्छा सोचना. मगर क्या हुआ? एक दूसरे को मार रहे हैं सब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से. तो काहे का फ्रेटर्निटी? The revolution wanted to create a democratic France, but the democratic institution could not survive. क्यों? नेपोलियन ने सबको उखाड़ के फेंक दिया. बड़े थे कि नहीं बड़े थे? जो इलेक्शन होता था नीचे लेवल पर उसको भी उखाड़ के फेंक दिया. अपॉइंटमेंट करेगा वहाँ से, नॉमिनेट करेगा वहाँ से. तो नेपोलियन वॉज डेस्पोटिक नेचर था. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक दो नेशनल कन्वेंशन था, उसका पावर और फंक्शन पूरा खत्म. प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड मेरिट प्रोक्लेम बाय रेवोल्यूशन, हाँ मिलना चाहिए. बस एजुकेटेड को फ़ायदा हुआ, अवेकन और रिच फ्रेंच मिडिल मैन को फ़ायदा हुआ. जिसके पास प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल बन गया, फंडामेंटल इनवैल्यूएबल, यानी कि कोई उसको छीन नहीं सकता है, उसको वहाँ से ले नहीं जा सकता है, उसी का रहेगा. देयर वाज नथिंग सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ रेवोल्यूशन फॉर द पुअर मासेस, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़े अंग थे. उसके लिए तो कुछ नहीं मिला. तो क्या हुआ? इतना कुछ हुआ है. तो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अचीव फार लेस देन व्हाट इट इंटेंडेड टू इफेक्ट. डू यू एग्री? गिव योर व्यूज. जो सोचा था उतना मिला उसको, जो इंटेंड किया था नहीं मिला. क्या आप अग्री है इस बात से? अपना व्यू पॉइंट दो. फ्रेंच रेवोल्यूशन अटैक प्रिविलेजेस नॉट प्रॉपर्टी. देखो उस बार भी आया था, चाणक्य के नोट्स में भी आया था. व्हाट वर द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789? क्या आइडियाज था? हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट it overthrew mercantilism and surviving relics of feudalism and contributed to the political supremacy of middle class. कह सकते हो इनिशियल स्टेज में हुआ है, बाद में आकर फिर से मास ने अलग कर दिया, रिप्लेस कर लिया इसको, है ना. तो सभी अच्छे से सीक्वेंस लिख दोगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन डिमांड टू रिमूव बोथ द सेकुलर और रिलीजियस पोप ऑफ द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. इलुसिडेट. जो तुम्हारा सेकुलर और रिलीजियस तुम्हारा था दोनों, ये रिमूव करने के लिए बात किया गया था. सही बात है ना? सेकुलर और रिलीजियस, ठीक है ना. और प्रो मतलब सपोर्टिंग पिलर ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. सही बात है ना? सेकुलर जो तुम्हारा रिलीजियस हुआ था कि नहीं हुआ था, ख़त्म कर दिया गया कि अब स्टेट और ये दोनों अलग अलग हो जाएगा. यहीं से लाइसेट वाला प्रिंसिपल शुरू हुआ ना. लाइसेट वाला रिलीजियस चर्च को कोई मतलब नहीं है. चर्च अपना काम करेगा, उसके लिए अपॉइंटमेंट भी करना शुरू. एक पॉप हो गया, फिर पॉप अपॉइंट करेगा, बहुत तरह का बात है. चेंज कर दिया पूरी तरीके से. जो नेपोलियन ने लाया है तो सभी चीज़ लिख दोगे. तो देखो इसका आंसर भी दिया है बहुत अच्छे से. देखो तो फ्रेटर्निटी वॉज, डबल तो नहीं आया ना? डबल आ गया क्या? हाँ डबल आ गया. देखो 5th नंबर देखो. डू यू एग्री विद द व्यू दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 दो सॉल्व सम ऑफ द ओल्ड क्वेश्चंस, इट क्रिएट सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सही बात है ना? कुछ पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, इसकी वजह से कुछ नए क्वेश्चंस भी आ गए. वाह, देखो फेडरलिज्म को ख़त्म किए है ना, क्लास प्रिविलेज को ख़त्म करने का प्रयास किया. मगर फिर तो नए क्वेश्चंस आए हैं. बहुत तरह का बात हुआ. इम्पेरियलिज्म का आया, नेपोलियन का राइज होना, फिर मोनार्क वापस आना, कॉन्टिनेंटल सिस्टम आना, बहुत तरह का बात है. तुम बहुत इंटरप्रेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को. हाउ इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन मॉडर्न एज? मॉडर्न एज में कैसे होगा? तो मॉडर्न एज पूरा प्रभावित है तुम्हारा वेस्टर्न एजुकेशन से, जिसमें हर प्रीएम्बल में लिखा गया है, हर संविधान में लिखा गया है इनके बारे में. लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी बिल्कुल है, अनडाउटली है. आज भी बात करते तो हम लिबर्टी पे बात करते ही हैं, इक्वलिटी पे बात करते ही हैं. हम भारत का संविधान को कोट कर सकते हैं, हम अमेरिका का संविधान को कोट कर सकते हैं, ठीक है.
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वॉज नॉट प्लान्ड, सही बात है ना। ये इवेंट्स अपने आप जो सीरीज ऑफ इवेंट हुए उसके वजह से ये बनते गया, तो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये खत्म हो गया नेचर कैरेक्टर तुम्हारा। अब बात करते हैं कि डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का जो डाउनफॉल हुआ सब कुछ जान रहे हो, बार बार रिपीट हो रहा है सभी चीज़, ठीक है। हैव पेशेंस, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे कैसे बताओ। क्योंकि सब चीज़ छोटे छोटे पढ़े हो उसको फिर से ऐड करते हैं, यही तो है, क्या कर सकते हैं। ये अभी तुम इधर पेजेस पढ़ रहे हो, जब पढ़ोगे किताब 2-3 किताब अलग अलग पढ़ोगे तो सोचो कितना कुछ फिर से वो ऐड करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को। तो आप तो हमको गारंटी है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या हुआ था अंदर, बढ़िया समझ में आ जाएगा पूरा। किसी भी दुनिया का किसी भी कोना का किताब पढ़ लो इंग्लिश का, विल गेट नो एवरीथिंग, इनफैक्ट उससे ज़्यादा तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक किताब में सब कुछ तो लिखा नहीं रहता है, बहुत सारे किताब, जैसे मैंने ये जो लिखा है बहुत सारा किताब से लिया गया है चीज़ें। देखो स्टार्टेड हिज करियर ऑर्डिनरी आदमी की तरह किया है, कहाँ तक पहुँचा है तुम लोग जानते हो, है ना। उसके बाद देखो 1813 में जो बैटल हुए थे उस बैटल में हार गए लोग, उसके बाद एग्जाइल कर दिया गया हेलिना में, वो चल दिया वहाँ पे। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है जानते हो कि इसका जो एक्शन बहुत अलग है ना। बोले थे कि लिबर्टी उबर्टी देंगे और ठेंगा दिखा के चल दिए, है ना, दिल के टुकड़े मुस्कुरा के चल दिए। सुने कि नहीं सुने हो, सुनिए कोमल, बताओ तुम लोग कुछ भी नहीं सुनता है तो ये भी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ये वाला नेपोलियन का गाना, एक नेपोलियन गाना बनाओ ना तुम लोग, नेपोलियन के ऊपर गाना बनाओ ना, बढ़िया से बन जाएगा। कल बना के लाओगे? बोलने वाली बात है तो अंडरस्टूड है। देखो he used democratic instrument like plebiscites। देखो ये डेमोक्रेटिक ये मैं बताऊंगा, चलो अब डायरेक्ट मैं चल जाता हूँ उसी पे, चलो ठीक है नीचे चलते हैं। देखो डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन, देखो इसको अच्छे समझते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन होल ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। He started his career as an ordinary military officer and rose to the position of French emperor. At one time in July 1807, almost whole Europe was under the supreme control of Napoleon. No doubt about it. Yes. The rise of Napoleon was fought first, but his downfall was fast. But his downfall was faster. In उसे comparative degree है, समझे? In October 1813, he was defeated by the force of Fourth European Coalition in the Battle of Lepis, and this battle was doomed the fate of his vast empire. यानी कि ये कहीं ना कहीं ये दिखा देगा अब एम्पायर इसका रहने वाला नहीं है। He tried to recover later, but could not get French throne again in March 1815. But in June 1815, he was defeated once again in the Battle of Waterloo. Now he was exiled to a remote island named Saint Helena, where he died in 1821. कोई डाउट नहीं होगा, अब मैं समझाऊँ क्या, ये तो समझ गए, तो मैं रीडिंग करके निकल जाता हूँ, ठीक है। The downfall of Napoleon was not the result of any single factor, but a number of factors together doomed his fate. यानी कि फेट को, फेट मतलब अपने किस्मत को डूम किया, बर्बाद किया, बहुत सारे फैक्टर्स है। Some of these factors were inherent in the nature of his empire, and some others were the result of his personal weakness. कुछ एम्पायर का दोष था, एम्पायर जो बनाया था, कुछ उसका अपना पर्सनालिटी में दिक्कत था, है ना। तो देखते हैं पहले इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस क्या था उसके प्रोग्राम और पॉलिसीज में। नेपोलियन क्लेम टू बी सन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, अपने आप को बचवा बोलता था कि हम ही है बेटवा फ्रेंच रिवोल्यूशन का। अब किया क्या, बट वेरी ऑफ हिज एक्शंस, लॉट ऑफ हिज एक्शंस वर कंट्रारी टू द आइडियाज ऑफ रिवोल्यूशन। नेपोलियन रिवर्स्ड एंड सप्रेस सम ऑफ वेरी आइडियाज विच हेल्प इन राइज, जो आइडियाज उसको बढ़ाया वही आइडिया ऊपर जाकर वो ख़त्म कर दिया। Liberty was one of the fundamental principles of French Revolution, but Napoleon curbed it, and his regime was despotic in nature. कब कर दिया उसको, despotic nature है उसका। More than 20 could not gather without the permission of state. Anybody can be arrested by any time without warrant. Anyone house could be searched. बताओ किसी का घर दे सकते हो, तो काय का प्राइवेसी वाला बात खत्म कर दिया। Napoleon expressed his faith in fraternity, but after becoming the head of the Napoleon allowed immigrants to return France without any fear of persecution। तो क्या बोला कि
नेपोलियन ने बोला कि फ्रेटर्निटी होना चाहिए आफ्टर बिकमिंग द बट नेपोलियन क्या किया, अलाउड इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट समझते हो जो बाहर से लोग आते हैं, क्या इमिग्रेंट्स समझते हो, IMM मतलब वो आना, इमिग्रेंट्स मतलब कंट्री से बाहर जाना, रिटर्न फ्रांस विदाउट एनी फेयर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो जा रहा था। मतलब दो वन साइड नेपोलियन वॉज एक्सप्रेसिंग फेथ इन फ्रेटर्निटी, एक साइड कर रहा है, मैं एक साइड नेपोलियन पूरी तरीके से वार्स और बैटल्स में कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है, तो ये तो पूरी तरीके से फ्रेटर्निटी का अगेंस्ट है। कैसे आप बैटल भी कर सकते हो, बैटल में कहीं भाईचारा में कहीं बैटल होता है क्या? एज दे इन्वॉल्व किलिंग ऑफ पीपल इन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों जगह मार ही रहा है आदमी को, समझ रहे हो। नेपोलियन एक्सप्रेस हिज फेथ इन डॉक्ट्रिन ऑफ लेफिस फेयर, यानी कि फ्री मार्केट में, बट कंटिनेंटल सिस्टम तो फ्री मार्केट के अगेंस्ट था, है ना, जहाँ पे ब्रिटिश गुड्स को रोक दिया गया है। नेपोलियन एक्सेप्टेड एंड क्लेम टू हैव स्ट्रेंथन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, बोला कि इक्वलिटी पे काम करते हैं। मगर देखो जो भी किया है इक्वलिटी का अगेंस्ट ही किया है। दिस इज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ सेमी नोबिलिटी इन फ्रांस, जो भी क्रिएट किया था एक नया लेविज ऑफ ऑनर करके, उसमें भी तुम्हारा नोबिलिटी को ही उसने वो किया था हाथ में रखने के लिए। मेरिट एक इम्पॉर्टेंट तुम्हारा टूल्स था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, मगर नेपोलियन ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपना चेंगना लोग को किया है, हाई पोजीशन पर रख दिया है लोग, तो चेंगना लोग जैसे कि अभी का गवर्नमेंट करता है ना, बीजेपी गवर्नमेंट RSS का चेंगना लोग को भेज देता है ना। संबित पात्रा किस हिसाब से लगता है कि वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का इतना बड़ा हेड पे पहुंचेगा, क्या है उसके पास, उन्हें बताओ जरा, हमको डिबेट करवाओ हमसे। हमारे इस आदमी भी हरा देगा उसको, है ना, जो कि बहुत ऑर्डिनरी आदमी है। अब बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल है जो उस लेवल तक डिजर्व करते हैं, तो सोचो कितना दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरिट बेस्ड बात करते हो आप, है ना। अब कन्हैया कुमार ने हराया था कि नहीं हराया था उसको, नहीं देखते हो डिबेट। कन्हैया कुमार ने बहुत गंदे तरीके से संबित पात्रा को क्रश कर दिया था, बहुत गंदे तरीके से। ये लोग बेकार है, समझा, बहुत बेकार है यार। और उसी में बड़ा बड़ा डिंगराबाजी, भारत माता की जय। अरे भाई भारत माता की जय हम करते हैं, करते रहेंगे, तो तुम काहे सुनेगा मेरा बात। हम दिल है जी, हम बोल के नहीं लेते हैं, हम गौरव करते हैं अपने देश पे, ठीक है ना, और उसके लिए मरते मिटते हैं, और उसके लिए कर रहे हैं योगदान। तो हमको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है किसी को। अब मन में गलत कर रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं बाहर जाकर खाली हाथ ऊपर कर दे रहे कि भारत माता की जय, और उसी में आप खुश हो, और उसी में हमको अपॉइंटमेंट दे रहे हो, तो ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था जो कि हो रहा था नेपोलियन के टाइम में भी, समझ रहे हो ना। ये समझना जरूरी है यार। नेशनलिज्म तो बताओ कितना बड़ा डिबेट है, तुम लोग को तो पता भी नहीं होगा शायद। तो हमने तो अगस्त के स्पीच में भी बोला था, रिपब्लिक स्पीच में भी बोला है मैंने ये चीज़, है ना। क्योंकि देखो अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है लोग को अभी तक यही लगता है कि भारत माता की जय बोलेंगे तो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आ जाएगा। अरे भाई हमको कोई कंट्री अटैक कर रहा है क्या? कंट्री अटैक करता है तब भारत माता की जय बोल को आप मास मोबिलाइज करते हो कि एक साथ आए और एक साथ हम कॉमन एनिमी को एक साथ हम लड़ेंगे उसके अगेंस्ट। अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसा नहीं है। अभी तो हमको बहुत सारा चीज़ वर्क करना चाहिए। हम जितना काम करेंगे उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा, उतना GDP विकास होगा हम लोग का, समझे ना। हम यदि शिक्षक है तो हमको शिक्षा जितना हम बेटर दे पाएंगे वही विकास। सर्विस दे रहे हैं आफ्टर ऑल, आप जो भी काम कर रहे हो बढ़िया से करो। यदि ईमानदारी वाला काम है उसी में आप सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसमें पत्थर को भगवान मान लिए तो मान लिए, अपने आप को नेशनलिस्ट मान लिए तो मान लिए। कोई बोल के मानता है, कोई करके मानता है, समझे बात को। तो ये जो तुष्टिकरण है बेकार का चीज़ का कि ये होगा तभी होगा, अब फलना होगा तभी होगा, ऐसा नहीं है कुछ। ये सब बाइनरी में खेला गया चीज़ है। अब बाइनरी से निकलना बहुत ज़रूरी है सभी लोग को। तो उसके लिए हम जैसे लोग को आना चाहिए, और जो कि 2 ही दिन के अंदर समाप्त हो जाए। 2 दिन के अंदर वो बोल दिया, चल दिया। अगला वाला जो है विरोधी है बोला हो हमको पता था इसको 2 दिन, वो तो बहुत लेट मारा है, इसको तो एक ही दिन में मार देना चाहिए। यही होगा। क्या है हमारा वॉइस, क्या है? कुछ नहीं है, फालतू है। 1.25 करोड़ देशवासी में हम चिल्लाएंगे तो कहाँ तक आवाज़ पहुँचेगा मेरा। बस एक व्यू आएगा वो भी डिसलाइक, और भी पता चला घर का ही अपना आदमी डिसलाइक किया है। देखो पहले से तो बोल रहे थे कि उड़ रहा था हवा में, चल दिया बाबू, सच में ही उड़ गया ऊपर।
अब इतना ऊपर उड़ा है कि अब आएगा भी नहीं। करते रहो डिसलाइक, बताओ पूरा डिसलाइक हो रहा है, मरने के बाद भी कहाँ आत्मा को शांति है। ऊपर से वही सोच रहे कितना डिसलाइक हुआ भाई। क्या देखो कहाँ गांधी जी इतना कर दिए, बताओ, मार दिया गांधी जी को। बाबा अम्बेडकर इतना कुछ कर दिए, इलेक्शन हार गए, बताओ। तुम समझ रहे हो ना, जी तो पूरा साक्षी है कि इतना कुछ कंट्री के लिए कोई किया है, उसको अभी बताओ बूझने नहीं आता है स्टूडेंट लोग को, गांधी जी के बारे में खराब बोल देता है ना, वो नैरेटिव फैलाया गया है। गांधी जी के बताओ कुछ पढ़ा ही नहीं है गांधी जी के बारे में, एक लाइन तक नहीं जानता है। मैं ये जानता है गांधी जी खराब थे, ये जानते हैं, मगर है ना पंडित नेहरू के बारे में कोई जानता है, बस यही बोलता है कि पंडित नेहरू खराब था। कैसे तुम बोल सकते हो यार, वेरी बैड ना, वेरी बैड ना। इस तरह नैरेटिव फैलाया जाता है क्या? आप कोई कंक्लूजन पे पहुंचो, और थोड़ा कर लो ना, रिसर्च कर लो ना थोड़ा। ऐसे बोलने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बोलना चाहिए। ये तो आप गलत चीज़ फैलाओगे और बोलोगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच है, यहाँ सेडिशन चार्ज लगना चाहिए था। हम गलत जगह जब सही बात करेंगे तब लग जाता है। तो ये भी देखो केदारनाथ का कितना बड़ा केस, केदारनाथ 1962 का कितना वायलेशन हो रहा है, तो समझना होगा सभी चीज़ को। देखो डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट जैसे प्लेबिसाइट्स वॉज यूज बाय नेपोलियन। देखो प्लेबिसाइट्स का मतलब क्या होता है कि लोग का समर्थन से कोई चीज़ डिसीजन लेना, समझे। जैसे हमारा भारत में जब आज़ाद हुआ था तो गुजरात का जो जूनागढ़ है वो भी प्लेबिसाइट से ही इंडिया में लिया गया था कि लोग क्या चाहता है, वो पाकिस्तान में जाना चाहता है कि इंडिया में आना चाहता है। तो प्लेबिसाइट मतलब लोग का समर्थन से। तो देखो डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्लेबिसाइट हुआ, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं डेमोक्रेटिक, लोग सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है। नेपोलियन ने ये चीज़ का इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया अपने ऑथोरिटी को एनहांस करने के लिए, बट एट द सेम टाइम उसने इलेक्टेड बॉडी जो था उसको डिप्राइव कर दिया। जब सत्ता पे गया तो जैसे नेशनल कन्वेंशन का पावर ख़त्म कर दिया, फंक्शन ख़त्म कर दिया। इकोनॉमिक जो हार्डशिप जो फेस कर रहे थे फ्रेंच में, ये इंपॉर्टेंट रोल था तुम्हारा कहीं ना कहीं नेपोलियन को उदय होने में। एट द सेम टाइम उसका वार और बैटल कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को और घटा ही रहा था। तो एक्सपेंडिचर जो नेपोलियन का था मिलिट्री कैंपेन के लिए, वो कहीं ना कहीं पीपल को ऊपर ही थोपा जाएगा, क्योंकि जब तक पैसा वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक कहाँ खर्च करोगे। आर गेटिंग मी? तो रोल ऑफ नेशनलिज्म बताओ, अब ये समझना होगा तुमको कि नेपोलियन नंबर 1 क्या है कि उसका प्रोग्राम और पॉलिसीज़ का जितना भी किए उसका प्रोग्राम और पॉलिसीज़ का, हाँ पॉलिसी एंड एक्शन कह सकते हो या प्रोग्राम और पॉलिसी। दूसरा क्या है कि रोल ऑफ नेशनलिज्म, ये रोल कैसे प्ले किया नेपोलियन को क्रश करने में। नेशनलिज्म का बीज बो दिया कि नहीं बो दिया, अब अलग टाइप का, यानी कि किया, सब लोग जुट गया कह रहे भाई इसको भगाओ। तब एक नेशनलिज्म, वही तो बोलते यूरोप से नेशनलिज्म का बीज बोया गया। नेपोलियन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आज यूरोप जो देखते हैं हम लोग अलग अलग भाव में टूटा हुआ। देखो nationalism play an important role in rise of Napoleon, but at the same time it must be emphasized that the fate of Napoleon was doomed by nationalism itself। नेपोलियन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म को उदय करने में, हाँ नेपोलियन ही किया है। एट द सेम टाइम नेशनलिज्म ही उसको बर्बाद किया है ना। तो यानी कि तुम क्या बोला है कि नेपोलियन का कुछ एक्शन जो उसको ठीक कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो एक कंटिनेंटल सिस्टम है, एक नेशनलिज्म भी है, ठीक है ना। तो नेपोलियन इंपेरियलिज्म जो हुआ था अगेंस्ट देखो स्पेनिश, जर्मन्स, इटालियंस, क्या ये लोग घुसा गए कि नहीं घुसा गए? चिंगड़ा लोग अपना अपॉइंट कर दे रहा है वहाँ पे, है ना। तो काहे बुलाए इसको चिंगड़े को अपॉइंट करने के लिए, वहाँ पे अपना ही आदमी करने के लिए, तो कहाँ कुछ है। और वहाँ पे स्पेनिश अल्सर भी हो गया उसके बाद, जो कि पूरा रियून कर दिया उसके सिस्टम को। तो व्हेन नेपोलियन कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ स्पेन थ्रू डिसेप्शन एंड अपॉइंटेड हिज ब्रदर एज द किंग ऑफ स्पेन अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल, स्पेनिश नेशनलिज्म वाज पर अपना चिंगड़ा को भेज दिया, ब्रदर को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। लोगों को हुआ कि ई क्या है भाई, ई क्या किए, इसी के लिए हम आपको साथ दिए थे कि अपना भाई को बैठा दीजिए। तो वहाँ पे नेशनलिज्म का बीज बो दिया गया। पीपल ऑफ स्पेन रिवोल्टेड अगेंस्ट, क्यों ना हो, यही बोनापार्ट नेपोलियन के अगेंस्ट, जोसेफ बोनापार्ट दूसरा भाई था उसका, कोई अपना आदमी था। दिस स्पेनिश नेशनलिस्ट यूज गोरिल्ला वारफेयर यूज़ करता था फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट। बाद में स्पेन को हेल्प मिल गया ब्रिटेन से, और वहाँ पे एक हो ही गया था, एक तमाशा हो ही गया जहाँ पे हरा दिया फ्रेंच आर्मी को। जब फ्रेंच आर्मी हार गया तो वहाँ से तो शुरू हो गया था कि अब इसको ख़त्म करना आसान है। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बताओ लंबा समय तक करने बाद नेपोलियन को छोड़ना पड़ा स्पेन 1812 में।
जैसे अफगानिस्तान का स्थिति अभी होता है, समझ रहे हो ना। अफगानिस्तान इतिहास है कि नहीं है, ब्रिटेन भी निकला, रस्सा भी निकला, यूएस भी निकल रहा है, नहीं जीत पाएगा उसको। द सक्सेस ऑफ स्पेनिश नेशनलिस्ट इंस्पायर्ड जर्मन्स, हाँ जब स्पेनिश नेशनलिस्ट सक्सेस हो सकते हैं तो हम काहे नहीं होंगे। तो जर्मन और इटालियंस को भी प्रेरणा मिलता है वहाँ से कि नेपोलियन के अगेंस्ट होता है, और यही चीज़ तुमको फोर्थ यूरोपियन कोलिशन में दिख गया, जहाँ पे दबोच के ख़त्म कर दिया गया नेपोलियन को, ठीक है। तो रोल ऑफ लिमिटेशन, ये तो समझ गए कि पहले क्या हुआ, एक्शन और पॉलिसी उसका नेशनलिज्म। थर्ड वन देखते हैं कि लिमिटेशन क्या था, नेपोलियन का स्टेट सिस्टम अपना जो तौर तरीका था, बताओ। टॉप हैवी था, यानी कि ऊपर कंसंट्रेटेड पावर है, खूब फुल सेंट्रलाइज्ड है, समझे ना। ऑल द पावर्स वर कंसंट्रेटेड बाय हिम, सही पावर है तो कुछ भी डिसीजन लेना उसी को लेना हुआ, तब तो कंट्री कितना बहुत जल्दी लेना पड़ता है। पोर्टफोलियो सिस्टम इसलिए बना है, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम का अगेंस्ट है। यदि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डिसीजन लेते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, अब एक ही आदमी के अंदर पावर देगा तो कब कब डिसीजन लेगा, समझ रहे हो ना। तो समझो लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑफ पॉलिटिकल वाज क्वाइट लो, कुछ था ही नहीं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रॉड कुछ था ही नहीं। सिंस एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड नेपोलियन हिमसेल्फ, हिज एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली एज ही वाज बिजी इन कंटिन्यूअसली, वो तो वार्स और बैटल्स में बिजी था, तो कब वो एडमिनिस्ट्रेशन देगा। नेपोलियन फेल टू कंसिडर, फेल कर गया वो फास्ट एम्पायर को रखने में। ओवर एम्बिशियस था, है ना, वो बार बार टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ाया जा रहा है वार्स और बैटल्स करके। एक्सेसिव जो नेपोलियन का था वो फोकस था तुम्हारे टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे, तो इससे क्या हुआ कि जो फास्ट एम्पायर का जो फाउंडेशन था वो गिर गया, वीक हो गया। इसलिए वन डिफीट, एक कहीं डिफीट हुआ तो दूसरी जगह इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। देखते हो आज फार्मर प्रोटेस्ट एक जगह होता है तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। आज तो रोल ऑफ कंटिन्यूस सिस्टम वो एक्सप्लेन कर देना तुम लोग। उसके बाद कि कैसे क्या हुआ, पहले ब्रिटिश गुड्स को ख़त्म करने का प्रयास किया, फिर वो खुद चला गया, बगावत हो गया, फ्रेंच इंडस्ट्री उस पेस पे नहीं बढ़ पाए जो, और गैप हो गया तो वहाँ रेगुलेशन हो गया, तो सभी चीज़ को बढ़िया से कर दोगे। पर्सनल लिमिटेशन देखो, सीरियस लिमिटेशन था जी, ऑटोक्रेटिक था, अपॉर्चुनिटीज था, जहाँ मौका मिले झपट जाओ, टेरिटरी ले लो हाथ में, ठीक है। रिवेंजफुल आदमी था, बदला, प्रतिशोध का बदला। तो जब तुम पावर में रहते तो तुमको दिमाग लाना चाहिए ना बिस्मार्क तरह। बिस्मार्क तो बहुत दिमागी आदमी था, है ना। सेल्फ सेंटर्ड, हम हैं, हम ही हैं, कौन है हमारे सामने, हम ही तो है जो, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंट, हमको कौन कुछ कर सकता है, ये हम ही है, पूरा हीरो एकदम, पूरा समझ रहे हो ना, ये वाला स्थिति में था। तो नेपोलियन फेल टू ट्रीट हिज ऑनेस्ट एडवाइजर, बेचारा जो ऑनेस्ट एडवाइजर था, जो सही सही उसको देता था, उसको भी ठीक से ट्रीट नहीं करता था। एज ऑफ रिजल्ट ऑफ विच मैनी ऑफ हिज वॉल्यूशन लेफ्ट हिम, बोला क्या ये सुनबे नहीं करता है, बताओ। अच्छा बताते हैं कि कंट्री पे कोई सुनबे नहीं करता है, भाग गया वहाँ से। ही कुड नॉट गेट अ बैलेंस, एडवाइस मिला, जब क्राइसिस के टाइम में तो बैलेंस मिला ही नहीं, भाग गया सब छोड़ के उसको, बोला ये सुनबे नहीं करता। क्राइसिस टाइम में अपना बुद्धि, अब जानते हो कि हड़बड़ी में गड़बड़ी, है ना। और बोलते हैं ना कि जब अंत होने वाला होता है तो और बुद्धि उल्टा काम करता है आदमी का, तो वही हुआ इसका भी, काम ही नहीं किया बुद्धि इसका। और उसके बाद जो मास सपोर्ट था वो भी खत्म हो गया, जान ही रहे हो तुम लोग, है ना। तो जब नेपोलियन का जब राय उदय हो रहा था उस समय तो गजब का मास सपोर्ट था, बोलता है वाह यही तो लिबरेटर है, ओ आओ आओ आओ, इसको लिबरेटर बना के ला दिया राजगद्दी पे। दिस मास सपोर्ट इंश्योर्ड हिज विक्ट्री अगेंस्ट पावरफुल एनिमीज। मास सपोर्ट हुआ तो कोई भी फर्स्ट कोलिशन हो, सेकंड कोलिशन, थर्ड, आई डोंट केयर, मास सपोर्ट है, बात खत्म, पावर है वो। मोदी जी 2014 में मास सपोर्ट से आए थे, 2014 में, समझो। मोदी जी को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मैं बात समझने का प्रयास करो कि मास सपोर्ट चीज़ क्या होता है। हाँ, तो अभी देखो एग्रीकल्चर का एक धारा है जो पसंद नहीं करता मोदी जी को, है ना। स्टूडेंट का एक धारा है, खान सर का जो चला है, वो पटना वाला, वो एक टीचर है ना पटना वाला, वो जो अभी सोशल मीडिया में आया था, सुने को भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है। हम लोग को तो टाइम नहीं मिलता है, मगर मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि अच्छा पढ़ाता है, नॉलेजेबल है। मैंने क्यों नहीं हो सकता है, एक से एक नॉलेजेबल है यार लोग, हम अप्रिशिएट करते हैं वैसे आदमी को, जो नॉलेजेबल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सभी चीज़ को। उसको भी इकोनॉमिक्स भी आता है, सभी चीज़ आता है उसको,
दैट्स अ गुड थिंग। एक आदमी के अंदर सभी क्वालिटी होना वो बहुत डिफिकल्ट है। उसको इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, उसको साइंस टेक भी आ रहा है, वो उसी को आ सकता है कि जो बहुत ईमानदारी से पढ़ा है अपने जीवन काल में, समझे ना। ऐसे बहुत मुश्किल है कि एक आदमी को बहुत सारा चीज़ आए। यूपीएससी में भी जो कलेक्टर बनते हैं उसका देखना 2-3 डोमेन ही बहुत तगड़ा रहता है, समझे ना। टॉपर्स का भी ऐसे ही रहता है, या तो उसका एक बेस्ट इकोनॉमी होगा तो पॉलिटी नीचे होगा, यदि पॉलिटी बेस्ट होगा तो इकोनॉमी नीचे होगा। स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम में इकोनॉमी फंस जाता है। जो मेरा बाकी जो भी जितने भी लोग रहे हैं, जो मेरा अनुभव है लोगों से इंटरेक्ट करने का, बैलेंस करना मुश्किल है क्योंकि ऑल आर वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, समझे ना। खान सर जो है वो ठीक है ना, अच्छे हैं, ठीक है। अब वो फेमस हो गए वो ट्विटर पर चलवा के, ठीक है ना, और उनका मीडिया में गया है काफ़ी, मगर मीडिया जानते हो क्या चीज़ है ना। जितना तुम फेमस हो उतना तुम डाउन भी कर दिए जाओगे। होता है। मास सपोर्ट कितना गिरा है तो समझो ना। दिस मास सपोर्ट इंश्योर्ड हिज विक्ट्री अगेंस्ट, वही तो मास सपोर्ट कहीं ना कहीं हेल्प किया उसको आगे बढ़ने में। वही नेपोलियन वाज पीक अपने पावर पे था, प्रेस्टीज पे था, तो वो सप्रेसिव बनना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया। और वहाँ पे उसने देखा नहीं लोगों का, कॉमन मासेस का पीस सफरिंग सब कंटेनर सिस्टम के वजह से जो भी हुआ था नहीं देखा, तो पीपल उसके विरोध में खड़ा हो गए, मास सपोर्ट लॉस कर गया, और यहीं पे रॉन्ग साइड में चला गया हिस्ट्री का वो। तो नेपोलियन लॉस द बैटल्स ऑफ लेविस, बिकम्स द लीडर ऑफ फोर्थ कोलिशन, enjoyed सपोर्ट ऑफ मास। जो उस समय जो फोर्थ कोलिशन है वो एंजॉय कर रहा है कि हाँ भाई ख़त्म करना है नेपोलियन को, लोग सब आ गया सड़क पे। डिफीट ऑफ नेपोलियन इज बैटल डूम द फेट ऑफ हिज एम्पायर, ख़त्म हो गया पूरे तरीके से। तो यहाँ क्वेश्चन देख लो, आज यहीं तक करेंगे, मैं क्वेश्चन 4 देख लो कि नेपोलियनिक एम्पायर वॉज डूम्ड ड्यू टू द इनहेरेंट एंड सेल्फ डिफीटिंग कंट्राडिक्शंस। करेक्ट बात है ना, कर सकते हो अभी जो बताए हैं। नेपोलियन हिमसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल। कितना बोलते हो, जो पर्सनल चीज़ था, पॉलिसी एंड एक्शन था, वो सभी लिख दोगे। नेशनलिज्म का भी बीज बोल दोगे यहाँ पे। नेशनलिज्म पुश्ड नेपोलियन टू द फॉर फ्रंट एंड इट वॉज अ नेपोलियन दैट डूम्ड द फेट ऑफ हिज एम्पायर। करेक्ट बात है ना, वो आगे बढ़ाया वही पीछे खींचा। क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियनिक एम्पायर। जानते हो सभी फैक्टर्स लिख दोगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।